हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में। और हम उत्तराखंड स्पेशल को कवर कर रहे हैं और अभी हम उसके 2 वीडियो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट 3, जिसमें बेसिकली ज्योग्राफी का थोड़ा पार्ट, जो उत्तराखंड की ज्योग्राफिकल कंडीशन है, उसको हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो भौगोलिक संरचना को देख लेते हैं उत्तराखंड की। तो यहाँ की जो अक्षांशीय स्थिति है, वो उत्तरी अक्षांश में 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट तक है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अक्षांशीय विस्तार जो है वो 2 डिग्री 44 मिनट है। देशांतरी स्थिति अगर देखेंगे तो पूर्वी देशांतर में 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02 मिनट तक है। देशांतरी विस्तार तो ये 3 डिग्री 28 मिनट इसका देशांतरी विस्तार है। राज्य की लंबाई अगर पूरब से पश्चिम की ओर देखेंगे तो 358 किलोमीटर है, और चौड़ाई की बात अगर की जाए उत्तर से दक्षिण तो 320 किलोमीटर। इसका मतलब है जो राज्य की चौड़ाई है वो लंबाई से कम है। फिर राज्य से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की कुल लंबाई तो कितनी है? ये लगभग 625 किलोमीटर है। राज्य से लगी चीन सीमा की लंबाई तो चीन की सीमा लगभग 350 किलोमीटर उत्तराखंड राज्य से लगती है। अगर नेपाल की बात की जाए तो नेपाल से 275 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो सबसे बड़ी सीमा जो लगती है वो चीन के साथ लगभग 350 किलोमीटर। राज्य की देश में स्थिति तो ये उत्तर पश्चिम में लोकेटेड है। राज्य की हिमालय में स्थिति तो हिमालय इसके पश्चिम से मध्य हिमालय, पश्चिम से लेकर मध्य हिमालय, ठीक है, पश्चिम मध्य हिमालय में। राज्य का आकार कैसा है? तो आयताकार इसकी शेप है। ठीक है, तो राज्य का क्षेत्रफल और देश के संदर्भ में इसके प्रतिशत को देखते हैं। तो राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर। ये आंकड़े जरूर याद रखिएगा। तो राज्य का क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर, और परसेंटेज के हिसाब से 1.69%। ये है क्षेत्रफल। अब देश के सभी 36 यानी 28 राज्य और 8 यूटीज के मामले में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो उसमें उत्तराखंड का स्थान कौन सा आता है? उसमें उत्तराखंड का स्थान आता है 20वां, है ना। सभी जो 36 मिला के हैं, यूटी और राज्य मिला के, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो उत्तराखंड उसमें से आता है 20वें नंबर पर। और अगर पहले एक बार यहाँ पर देख लेते हैं तो पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश और 5वें नंबर पर गुजरात। तो टॉप 5 देख लेते हैं, उसके अलावा उत्तराखंड भी हमने देख लिया है। अब अगर केवल राज्यों की बात की जाए तो अगर 28 स्वशासित यानी राज्यों की बात की जाएगी तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो यहाँ पर 18वां नंबर उत्तराखंड का आ जाएगा। ठीक है, अब किसका किसका कम है तो ये यहाँ पे छोड़ देते हैं। आगे देख लेते हैं कि राज्य के कुल क्षेत्रफल में पर्वतीय भाग कितना है। तो राज्य के कुल क्षेत्रफल में पर्वतीय भाग है 46,035 वर्ग किलोमीटर, यानी 86.07% जो है ये पर्वतीय भाग है। और मैदानी भाग है 7,448 वर्ग किलोमीटर, यानी 13.93%। ये कितना? ये मैदानी भाग है। आगे देख लेते हैं कि राज्य के कुल क्षेत्रफल में गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल के भाग क्रमशः है। तो गढ़वाल का भाग है 60.67% और कुमाऊं का है 39.33%। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है चमोली, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? चंपावत। तो याद रखिएगा, दोनों नाम चा से शुरू हुई है। जो सबसे ज्यादा है जिसका क्षेत्रफल वो चमोली, और दूसरा जिसका सबसे कम है वो है चंपावत। राज्य के जिलों का क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो ये दिया है घटते क्रम में, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले है चमोली, उसके बाद उत्तरकाशी, फिर है पिथौरागढ़, फिर पौड़ी, और फिर है नैनी। अगर टॉप 4 या 5 की बात की जाएगी तो सबसे पहले उसमें चमोली, जो हमने देखा भी कि क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा जिला है, उसके बाद उत्तरकाशी है, फिर पिथौरागढ़, फिर पौड़ी, फिर नैनी, उसके बाद टिहरी आ जाता है, फिर अल्मोड़ा आ जाता है। अगर यहाँ से पूछते हैं तो सबसे पहले देहरादून, फिर ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग व चंपावत। ठीक है, तो सबसे छोटा जिला कौन सा है? चंपावत क्षेत्रफल के हिसाब से, और सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से है चमोली। राज्य की प्राकृतिक सीमाएं, इनका कैसे निर्धारण हुआ देख लेते हैं। तो नॉर्थ में है तिब्बत हिमालय, पश्चिम में है टॉस नदी। ठीक है, नॉर्थ में है तिब्बत हिमालय, फिर पश्चिम में है टॉस नदी, पूर्व में है काली नदी, दक्षिण पूर्व, दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम में है तराई क्षेत्र। तो राज्य का जो दक्षिण पूर्व, दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है ये तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राज्य की राजनीतिक सीमाएं किससे? तो पूर्व में है नेपाल, उत्तर में तिब्बत चीन, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में उत्तर प्रदेश स्थित है। ठीक है, तो ये यहाँ की लोकेशन होगी। अब राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं तो ये तिब्बत और पूर्व में नेपाल के साथ। फिर गढ़वाल का द्वार किसे कहते हैं? गढ़वाल का द्वार बोलते हैं कोट द्वार, यानी पौड़ी को, इसको गढ़वाल का द्वार बोलते हैं। कुमाऊं का द्वार बोलते हैं काठगोदाम, यानी नैनीताल को। प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? 2। एक तो हिमाचल प्रदेश और दूसरा उत्तर प्रदेश, ये इससे सटे राज्य हैं। अब सर्वाधिक सीमा रेखा वाला राज्य, सर्वाधिक सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। सबसे कम सीमा रेखा वाला राज्य कौन है? ये हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला है देहरादून। ये उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश को
स्पर्श करने वाले जिले और कौन कौन से हैं? तो 5 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं। कौन से हैं? एक तो देहरादून हमने देख लिया, दूसरा हरिद्वार, तीसरा पौड़ी, चौथा नैनीताल और पांचवा ऊधम सिंह नगर। ये सारे जो हैं जिले उत्तर प्रदेश को भी टच करते हैं। फिर हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करने वाले जिले तो ये 2 हैं। कौन है? देहरादून और उत्तरकाशी। नेपाल को स्पर्श करने वाले जिले तो नेपाल को 3 जिले स्पर्श करते हैं। ये है ऊधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़। ठीक है, आगे देख लेते हैं तिब्बत को स्पर्श करने वाले जिले। तो तिब्बत को भी कौन स्पर्श करता है? 3 जिले, नेपाल को भी 3 करते हैं, तिब्बत को भी यानी चीन को 3 करते हैं। इसमें पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। ठीक है, इन नेपाल और तिब्बत में पिथौरागढ़ कॉमन है, बाकी चमोली और उत्तरकाशी चीन में है ना। फिर राज्य के सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले कौन से हैं? तो राज्य का सबसे पूर्वी जिला है पिथौरागढ़ और सबसे पश्चिमी जिला है देहरादून। राज्य के सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिले की बात की जाए तो उत्तरी जिला है उत्तरकाशी और दक्षिणी जिला है ऊधम सिंह नगर। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला तो यह है पिथौरागढ़, नेपाल और तिब्बत से। ठीक है, आगे देख लेते हैं राज्य का वह जिला जिसे 2 देश स्पर्श करते हैं। तो अभी हमने ऊपर देखा था, यह है पिथौरागढ़। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक और सबसे कम सीमा रेखा वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा जो सीमा रेखा है उत्तर प्रदेश के साथ वो है ऊधम सिंह नगर की, और सबसे कम की बात की जाए तो यह है नैनीताल की। राज्य के सर्वाधिक जिलों यानी 7 जिलों को स्पर्श करने वाला जिला तो ये पौड़ी है, जो राज्य के 7 जिलों को स्पर्श करता है। ठीक है, फिर पर्वत श्रेणियों में स्थिति प्रमुख नगर तो कहाँ कहाँ पर्वत श्रेणियां हैं? एक तो नैनीताल में, रानीखेत में, अल्मोड़ा, डोडीहाट, जोशीमठ, गोपेश्वर, पौड़ी, मसूरी। यहाँ आदि आदि भी लिखा हुआ है, यानी और भी नगर हैं, तो ये मुख्य नगर है वहाँ पे। फिर पर्वत घाटियों में तो पर्वत घाटियों में कौन का है? देहरादून है, चंपावत है, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। आगे भौगोलिक संरचना देख लेते हैं, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि धरातली विन्यास, स्तर, शैलक्रम तथा उच्चावत स्वरूपे के आधार पर उत्तराखंड को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। कितने? 8 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। नाम देख लेते हैं, गंगा का मैदान, तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, दून क्षेत्र, लघु मध्य हिमालयी क्षेत्र, वृहत हिमालयी क्षेत्र तथा ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। तो ये 8 टाइप हैं जिनमें से बांटा जा सकता है। फिर राज्य के किस जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है? तो हरिद्वार के अंतर्गत आता है। किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं? तो तराई क्षेत्र में हमें पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं। नमी अधिक होने के कारण किस क्षेत्र को तरी वाला नाम से भी जाना जाता है? तो तराई क्षेत्र को तरी वाला नाम से भी जानते हैं। किस क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा, बंगाल आदि राज्यों के लोग निवास करते हैं? तो तराई क्षेत्र में रहते हैं। तराई क्षेत्र के ठीक उत्तर में स्थित कंकड़ पत्थर से युक्त क्षेत्र को क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। किस क्षेत्र की मृदा कंकड़ पत्थर तथा मोटे बालू से युक्त होती है? तो यह भाबर क्षेत्र की, ये हमने ज्योग्राफी उसमें भी पढ़ा हुआ है। फिर भाबर क्षेत्र के तुरंत उत्तर के पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो भाबर क्षेत्र के तुरंत जो उत्तर है उसको कहते हैं शिवालिक या बा हिमालय या हिमालय पाद। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है। राज्य में शिवालिक श्रेणी की औसत चौड़ाई एवं ऊंचाई कितनी है? तो औसत जो चौड़ाई है वो 10 से 20 किलोमीटर है, और जो ऊंचाई है वो 700 से 1200 मीटर है। किसकी? शिवालिक श्रेणी की। हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी कौन है जिसका निर्माण 1.75 लाख वर्ष पूर्व से 3 करोड़ वर्ष पूर्व के मध्य हुआ है? तो सबसे नवीन श्रेणी है शिवालिक श्रेणी, जिसका हमने ऊपर विस्तार देखा, मतलब चौड़ाई और ऊंचाई देखी है। उत्तराखंड के जो अधिकांश पर्यटन है वो किस केंद्र में है? ये शिवालिक क्षेत्र में स्थित है। देहरादून के मंदारसू, बाड़कोट व ऋषिकेश आदि स्थानों पर पाए जाने वाले डोलोमाइट चट्टानों से क्या निकाला जाता है? तो ये चूना निकाला जाता है वहां से। ठीक है, शिवालिक पहाड़ियों को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? इसे मैनाक कहते थे। ठीक है, शिवालिक पहाड़ियों को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? मैनाक कहा जाता था। शिवालिक शब्द शिव व अलग शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है शिव की भौहें। हिमालय के तीनों श्रेणियों में जीवाश्म किसमें पाया जाता है? तो शिवालिक श्रेणी में जीवाश्म पाया जाता है। शिवालिक श्रेणी यानी बा हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य के चौरस, समतल व क्षैतिज घाटियों को क्या कहा जाता है? पश्चिमी उत्तराखंड में दून व पूर्वी में द्वार बोला जाता है। ठीक, ये हमने अभी देखा है पहले। राज्य में शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच की चौरस घाटियों को प्राय क्या कहते हैं? दून या द्वार कहा जाता है। राज्य के कुछ भागों में घाटियों की समतल भूमि को, यानी जो घाटियों की समतल भूमि है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं शैण। देहरा यानी देहरादून, कोठरी व चौखंबा पौड़ी में है, तथा पतली व कोटा ये क्या है? ये दून या द्वार है। ये पूछा गया है, इसे याद रखिएगा। देहरादून, कोठरी, चौखंबा तथा पतली व कोटा ये क्या है? ये दून या द्वार है। राज्य का सबसे बड़ा प्रसिद्ध दून या द्वार कौन सा है? तो राज्य का सबसे बड़ा प्रसिद्ध दून या द्वार है देहरा यानी देहरादून, जो 70 किलोमीटर लंबा है व 24 से 32 किलोमीटर चौड़ा है। फिर राज्य में मध्य हिमालय, तो राज्य में मध्य हिमालय कितना चौड़ा व ऊंचा है? तो 70 से 100 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और 1200 से 4500 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये याद रखिएगा, मध्य हिमालय की चौड़ाई और ऊंचाई। मसूरी, जिसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है, पहाड़ी किस श्रेणी में स्थित है? तो ये मध्य हिमालय श्रेणी में स्थित है। किस श्रेणी के पर्वत प्री कैम्ब्रियन और पैलियोजोइक चट्टानों यानी स्लेट, चूना पत्थर, सैल व क्वार्ट्ज
नीस ग्रेनाइट से बने हैं। तो ये जो मध्य हिमालय श्रेणी के पत्थर हैं ये इससे बने हुए हैं। कुमाऊं क्षेत्र के अधिकांश ताल किस पर्वत श्रेणी के दक्षिणी ढाल पर स्थित है? तो जो मध्य हिमालय श्रेणी है वहां पर उनकी स्थिति है। प्राचीन ग्रंथों में वृहत हिमालय को क्या कहा जाता था? इसे कहते थे हिमाद्री यानी बर्फ का घर। तो और फिर आगे है, शीतोष्ण कटिबंधी सदाबहार प्रकार के कोड़धारी वन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मध्य हिमालयी श्रेणी में। ये पाए जाते हैं मध्य हिमालयी श्रेणी में। लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत चमोली यानी 40%, चमोली का 40% व पौड़ी का 60% जिलों में फैले दूधातोली श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो एक दूधातोली श्रृंखला है। ये पहली बात याद रखिएगा, उत्तराखंड के 2 जिलों में है। कहाँ? एक चमोली में, दूसरा पौड़ी में इसका विस्तार है। अगर सबसे ज्यादा विस्तार तो सबसे ज्यादा 60% इसका विस्तार है पौड़ी में। दूधातोली श्रृंखला को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं यूके का पामीर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पश्चिमी रामगंगा, अटागाड़, पश्चिमी व पूर्वी नयार तथा वूनो आदि 5 नदियां कहां से निकलती हैं? ये दूधातोली श्रृंखला से निकलती हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, दूधातोली श्रृंखला से कौन कौन सी नदियों का प्रवाह शुरू होता है। फिर गैरसैंण कहाँ स्थित है? ये दूधातोली श्रृंखला के पास में स्थित है गैरसैंण। राज्य की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां स्थित हैं। ये सब वृहत या उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित हैं। अब राज्य के प्रमुख पर्वत शिखर कौन से हैं? तो नंदा देवी, कामेट, नंदा देवी पूर्वी, बद्रीनाथ माड़ा, चौखंबा, त्रिशूल, दूनागिरी, केदारनाथ, मलारी और मलारी जिसे नीति आदि भी बोला जाता है। ठीक है, नीति आदि ये सारे चीज हैं राज्य के प्रमुख पर्वत शिखर में। अब आगे देख लेते हैं। आगे है वह शिखर जो शिवधाम के रूप में प्रतिष्ठित है और भिन्न भिन्न दिशाओं से भिन्न भिन्न रूपों में दिखता है। ये क्वेश्चन पूछा गया। ये है त्रिशूल शिखर और कहाँ है? ये चमोली जिला में। ठीक है, वह शिखर जो शिवधाम के रूप में प्रतिष्ठित है और भिन्न भिन्न दिशाओं से भिन्न भिन्न रूपों में दिखता है। तो ये है त्रिशूल शिखर। सर्वाधिक ऊंचाई वाली 4 चोटियां ये हम देख लेते हैं। पहली है नंदा देवी जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। उसके बाद है कामेत 7,756 मीटर। फिर है नंदा देवी पूर्वी जिसकी है 7,434 मीटर। और फिर है माड़ा, ये है 7,272 मीटर। तो ये है ऊंचाई के हिसाब से। ठीक है, फिर राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश चोटियां किस जिले में है? तो ये चमोली में है। ठीक है, फिर भागीरथी 6,856 मीटर, बंदरपुच 6,315 मीटर व गंगोत्री 6,672 पर्वत चोटियां कहाँ हैं? तो ये उत्तरकाशी में स्थित है। आगे देख लेते हैं। उच्च हिमालय क्षेत्र के विशाल हिमनद यानी ग्लेशियर साक्ष्य प्रस्तुत किसका करते हैं? ये प्लेस्टोन युग के हिमाच्छादन का ये साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। किस युग का? प्लाइस्टोन युग का साक्ष्य देते हैं। फिर फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी वृहत हिमालय क्षेत्र में स्थित है। और वृहत हिमालय क्षेत्र के मूल निवासी कौन है? तो ये हैं भोटिया लोग जो हैं, ये वृहत हिमालय क्षेत्र के मूल निवासी हैं। वृहत हिमालय क्षेत्र में ग्रीष्म काल में पशुचारण हेतु आते थे। कौन आते थे? जाड़ और मार के लोग जो है यहाँ पशुचारण के लिए आते थे। फिर यहाँ की जलवायु के बारे में अगर बात की जाए तो ग्रीष्म ऋतु यानी मध्य मार्च से मध्य जून तक को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? वहां कहते हैं रूडी या खरसाऊ। ठीक है, ये याद रखिएगा। उत्तराखंड में क्या कहते हैं? मध्य मार्च से मध्य जून के समय को रूडी या खरसाऊ। ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः यहाँ पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय दशाएं पाई जाती हैं। ग्रीष्म काल में तीनों हिमालयों में सर्वाधिक और सबसे कम तापमान किन क्षेत्रों में रहता है? सर्वाधिक रहता है शिवालिक क्षेत्र में और सबसे कम रहता है वृहत हिमालयी क्षेत्र में। वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा किस हिमालय क्षेत्र में होती है? तो ये बाह्य या शिवालिक हिमालय क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा वहां पे होती है। शिवालिक हिमालय का वह कौन सा स्थान है जहां वर्षा ऋतु में सामान्यतः सर्वाधिक वर्षा होती है? तो यह है नरेंद्र नगर टिहरी। ठीक है, 318 सेंटीमीटर वहां पे वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा यहाँ पे नरेंद्र नगर टिहरी में। वर्षा ऋतु में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? ये होती है वृहत हिमालय के ऊपरी भागों में। राज्य में सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा व देहरादून में। राज्य में औसत वार्षिक वर्षा ये 150 से 200 सेंटीमीटर तक की औसत वार्षिक वर्षा राज्य में होती है। ये ध्यान रखिएगा। अब अगर राज्य में आप दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो वर्षा की मात्रा क्या होती है? उसमें घटोतरी होती है, यानी वो डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, राज्य में अधिकतम वर्षा 2013 में, राज्य में अधिकतम वर्षा 2013 में देहरादून में हुई थी 3265.2 मिमी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सर्वाधिक तापमान वाला क्षेत्र तो ये बाह्य हिमालय के दक्षिणी ढाल से तराई तक का क्षेत्र है। राज्य में अधिकतम तापमान 2020 में दर्ज किया गया कहाँ? पंतनगर में 41.0 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये वृहत हिमालय का ऊपरी क्षेत्र जो है ये सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र है। आगे देख लेते हैं। राज्य में न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए 2020 में तो ये था मुक्तेश्वर में, वहां पे था -1.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये राज्य में न्यूनतम तापमान था। राज्य का सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है? तो जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है। प्रायः दिसंबर जनवरी में विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना भारत में होती है। तो ये कहाँ होती है? मसूरी में। विंटर लाइन, मसूरी के अलावा विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना कहाँ होती है? तो ये होती है स्विट्जरलैंड में। ठीक है,
भारत में देखी जाए विंटर लाइन मसूरी में, अगर विश्व की बात की जाए तो स्विट्जरलैंड में। अब विंटर लाइन होता क्या है? तो विंटर लाइन जब कहीं सूर्यास्त के समय 15 से 20 मिनट तक उस सूर्य की लालिमा लंबी क्षैतिज रेखा की भांति दिखे तो उस दृश्य को क्या कहते हैं? विंटर लाइन कहा जाता है। तो ये 15 से 20 मिनट तक सूर्य की जो लालिमा है वो क्षैतिज रेखा की भांति दिखती है, ठीक है? और ये कहाँ होता है? भारत में मसूरी में। अगर प्रमुख दर्रों की बात की जाए तो देख लेते हैं। चमोली व तिब्बत के बीच के प्रमुख दर्रे पास या धुरा खाल है, नीति, किंगरी बिंगरी, माना या डुंगरीला, बालचा, शलसल, तंजुम, कोई, भ्यूंडार, चोरहोती, लमलंग व घाटरलिया आदि ये चमोली व तिब्बत के बीच के प्रमुख दर्रे हैं। फिर पिथौरागढ़ व तिब्बत के बीच के दर्रों की बात की जाए तो ये है लिपुलेख गुंजी, दारमा नवीधुरा, मानसाया लंपिया, ऊंटा, जयंती एवं लेवी दर्रा आदि। ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान से देखिएगा, एक दो बार देखेंगे ये याद हो जाएंगे। फिर अगर उत्तरकाशी व तिब्बत के बीच की दर्रों की बात की जाए तो उसमें है थागला, मुलिंगला, नेलंग व साग चोकला। तो ये उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच की बात है। फिर चमोली व पिथौरागढ़ के बीच के दर्रे हैं, एक तो है लातू धूरा, दूसरा है टोपी डूंगा, तीसरा है मार्च योक व चौथा है बारह होती। ठीक है, क्या है? बारह होती। फिर आगे देख लेते हैं। उत्तरकाशी व हिमाचल प्रदेश के बीच स्थित दर्रा क्या है? यह है श्रृंगकंठ दर्रा है। पिथौरागढ़ व चंपावत के बीच स्थित दर्रा है लास्पा। पिथौरागढ़ व बागेश्वर के बीच स्थित दर्रा है यह है ट्रेल पास। बागेश्वर व चमोली के बीच स्थित दर्रा है कौन सा? सुंदर डूंगा। उत्तरकाशी व चमोली के बीच स्थित दर्रा है यह है कालिंदी। दारमा व व्यास घाटी के बीच स्थित दर्रा है सिनला पिथौरागढ़ में। दारमा व लस्सर यांगटी घाटी के बीच में स्थित दर्रा है यह है गंगाचल पिथौरागढ़ में। तो इस नाम देखते रहिए और एक दो बार देखेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है? ऊपर हालांकि क्वेश्चन ज्यादा थे। फिर दारमा व कुंथी घाटी के बीच कौन सा दर्रा है? यह है नामा, ये भी पिथौरागढ़ जिले में है। मानसरोवर यात्रा के लिए वर्तमान में किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है? तो यह है लिपुलेख, और ये किस जिले में है? ये पिथौरागढ़ जिले में है। मानसरोवर यात्रा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर है कुंवारी पास दर्रा। तो कुंवारी पास यह कहाँ है? ये औली के निकट है, चमोली जिले में। ऊंटा, जयंती व किंगरी बिंगरी को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें कौन है? इन्हें तीन धुरा कहा जाता है और यह ऊंटा, जयंती व किंगरी बिंगरी। फिर प्राकृतिक आपदा व प्रबंधन देख लेते हैं। तो राज्य को प्रभावित करने वाली जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो कौन सी हैं? भूकंप है, भूस्खलन है, अतिवृष्टि है, बाढ़, हिमखंडों का गिरना एवं वनाग्नि आदि। आगे देख लेते हैं। आगे है कि देहरादून, ठीक है, याद रखिएगा, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल व ऊधम सिंह नगर ये किस जिले में आते हैं? तो ये संवेदनशील भूकंप जोन 4 में है। तो ये कौन कौन से हैं? देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल व ऊधम सिंह नगर। फिर अति संवेदनशील भूकंप जोन 5 क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? तो चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ व चंपावत। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें ये जो है भूकंप जोन 5 में आते हैं। वैसे तो भूकंप कई कारणों से आते हैं, लेकिन उत्तराखंड में आते हैं। ये प्लेटों की गतिशीलता व भ्रंशों की उपस्थिति के कारण उत्तराखंड में भूकंप प्रायः आते हैं। फिर राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा गुजरती है। तो राज्य में जो मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा है वो वृहत व मध्य हिमालय के मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है? फिर मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा गुजरती है टिहरी बांध के नीचे से भी होकर गुजरती है मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा। वाडिया संस्थान के ताजा अध्ययनों के अनुसार राज्य में भूकंप की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील जिले कौन कौन से हैं? तो ये है चमोली व पिथौरागढ़, ये सर्वाधिक संवेदनशील जिले हैं। आगे देख लेते हैं। भूकंप मापी स्टेशन कहाँ पे है? तो ये देहरादून में है, टिहरी में है और गरुड़गंगा चमोली जिला में है, ठीक है? राज्य को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली आपदाएं क्या है? ये भूस्खलन व बाढ़ यहाँ पर सर्वाधिक प्रभावित करने वाली आपदा है। राज्य में अधिक भूस्खलन के कारण क्या है? मानवीय हस्तक्षेप में वृद्धि व कच्चे पहाड़। हाल ही में उत्तराखंड का कौन सा शहर भूस्खलन त्रासदी से प्रभावित रहा है? तो जोशीमठ, ये न्यूज में भी रहा, आपने देखा भी होगा। किसकी अध्यक्षता में जोशीमठ में स्थिति की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का गठन किया गया? तो ये कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में ये जोशीमठ की समीक्षा करने के लिए एक समिति बनी थी। राज्य के ज्ञात इतिहास में सबसे बड़ा भूस्खलन व बाढ़ कब आया? तो ये 16 से 17 जून 2013 को, आपने केदारनाथ वाली घटना सुनी होगी। 16 से 17 जून 2013 की आपदा में हताहतों की संख्या लगभग 5700 लोग इसमें प्रभावित हुए थे। फिर आगे देख लेते हैं कि 16-17 जून 2013 की आपदा में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कितने थे? तो ये केदार व मंदाकिनी घाटी ये सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र थे। फिर 2013 की आपदा में प्रभावित गांव कितने? तो लगभग 4200 गांव इससे प्रभावित हुए थे। इसके बाद आपदा के बाद मंदाकिनी की लंबाई में कितनी वृद्धि हो गई है? जो 16-17 जून 2013 के बाद आपदा आई थी, उसके बाद मंदाकिनी की लंबाई में 5 किलोमीटर की वृद्धि हो गई है। फिर इस आपदा के बाद 17 जून से 2 जुलाई तक सेना द्वारा चलाया गया राहत अभियान कौन सा था? ऑपरेशन सूर्य होप। यह ऑपरेशन चलाया गया था वहां लोगों को बचाने के लिए, ठीक है? राहत अभियान था। फिर आगे देख लेते हैं
2013 की आपदा को सीबीएसई बोर्ड ने पाठ्यक्रम में किस नाम से रजिस्टर किया है? तो यह डिजास्टर इन उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर नाम से इसे सीबीएसई ने बोर्ड पाठ्यक्रम में शामिल किया है। आपदा प्रबंधन हेतु प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपदा प्रबंधन हेतु प्रदेश को 25 सेक्टरों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये कुल मिला के इतना ही है। फिर आगे देख लेते हैं नदी, ग्लेशियर, झील, कुंड व प्रपात के बारे में। तो राज्य में प्रतिवर्ष 25 मई को जल दिवस मनाया जाता है। 2017 से यहाँ पे प्रतिवर्ष 25 मई को जल दिवस मनाया जाता है। आगे है, राज्य में प्रतिवर्ष 25 मई से 30 जून तक जल संचय, संरक्षण एवं संवर्धन अभियान संचालित किया जाता है 2017 से। तो ये जो सप्ताह है ये राज्य में प्रतिवर्ष तो 25 मई से 30 जून तक ये कार्यक्रम चलता है। राज्य की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? भागीरथी, गंगा, अलकनंदा, काली, यमुना, टॉन्स, भीलंगना, मंदाकिनी, रामगंगा, सरयू, नयार आदि। अब राज्य की सर्वाधिक 4 लंबी नदियों की बात की जाए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लिए। सबसे लंबी नदी राज्य की काली नदी है 252 किलोमीटर, उसके बाद भागीरथी आती है 205 किलोमीटर, फिर आती है अलकनंदा, उसके बाद आ जाती है कोसी। ठीक है, तो ये सर्वाधिक लंबी नदियां यहाँ की। नंबर 1 पे काली, फिर भागीरथी, फिर अलकनंदा और फिर कोसी। 5 नदियों यानी पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, वीनो और ये नयार नदी। ठीक है, तो इसका उद्भव स्थल जो है ये 5 नदियां हैं, ये है दूधा तोली, ये हमने ऊपर देखा भी था। अब टनकपुर के बाद काली नदी का क्या नाम हो जाता है? तो काली नदी का नाम यहाँ पर शारदा हो जाता है। राज्य में सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? तो ये है अलकनंदा। ठीक है, अगर लंबाई की बात की जाए तो काली, और अगर जल प्रवाह की बात की जाए तो ये है अलकनंदा। सर्वाधिक प्रवाह पथ वाली नदी, तो ये देखिए, ये सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी है अलकनंदा। सर्वाधिक प्रवाह पथ वाली नदी है, ये लंबाई की बात हो रही है, तो 252 किलोमीटर, तो ये है काली। गंगोत्री से देवप्रयाग तक गंगा का नाम व लंबाई कितनी है? तो गंगोत्री से देवप्रयाग तक गंगा का नाम है भागीरथी और इसकी लंबाई है 205 किलोमीटर। देवप्रयाग से राज्य सीमा तक गंगा का नाम व लंबाई, तो राज्य सीमा तक गंगा, ठीक है, और फिर 96 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो ये 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों में बहने वाली कोसी नदी का पुनर्जनन अभियान संचालित है कब? 2018-19 से ये अभियान शुरू किया गया था। पुराणों में भागीरथी, अलकनंदा, धौली, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी व नयार नदियों को मिलाकर कहा गया है सप्त सामुद्रिक स्रोत। ठीक है, ये नदियां कौन कौन सी है देख लिया, भागीरथी है, अलकनंदा है, धौली, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी व नयार। इन 7 नदियों को क्या कहा जाए? सप्त सामुद्रिक स्रोत। आगे देख लेते हैं। आगे है कि राज्य के सबसे पश्चिमी एवं पूर्वी भाग में प्रवाहित होती हैं कौन सी नदियां? तो सबसे पश्चिमी भाग में यमुना और पूर्वी भाग में काली यानी शारदा। उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश का, तो ये याद रखिएगा, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाने वाली कौन सी नदियां हैं? तो वो है टोन्स व यमुना, ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाती हैं। टोन्स की सुपिन शाखा कहाँ से निकलती है? जो टोन्स की सुपिन शाखा है ये निकलती है बंदरपुच्छ के स्वर्ग रोहिणी हिमनद से। ठीक, तो स्वर्ग रोहिणी हिमनद कहाँ है? तो ये बंदरपुच्छ में है और यहाँ से टोन्स की सुपिन शाखा निकलती है। राज्य में किस नदी घाटी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो काली यानी शारदा नदी का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। यमुना नदी में टोंस नदी देहरादून के विकास नगर ब्लॉक में मिलती है। ठीक है, डाक पत्थर व कालसी के बीच में यहाँ पर टोंस नदी मिल जाती है। तो कुल मिला के टोंस जो है यमुना की सहायक है ना, मिल जाती है। फिर गंगोत्री से देवप्रयाग तक गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है, जबकि देवप्रयाग के बाद जाना जाता है इसे गंगा नाम से। भागीरथी गंगोत्री कस्बे से 19 किलोमीटर दूर गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से निकलती है, जो कि स्थित है शिवलिंग शिखर के पास। गोमुख जगह है, वहां ये स्थित है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं कि गोमुख के पास शिवलिंग चोटी से निकलकर भागीरथी में मिलने वाली नदी है। गोमुख के पास शिवलिंग चोटी से निकलकर भागीरथी में मिलने वाली कौन सी नदी है? तो वहां आकाशगंगा निकलती है, आकाशगंगा नदी निकलती है। ठीक है, मिलने वाली नदी है भागीरथी में। गंगोत्री के समीप भागीरथी में मिलने वाली प्रमुख नदियां, तो गंगोत्री के समीप भागीरथी में और कौन सी नदियां मिलती हैं? एक मिलती है रुद्रगंगा, केदार गंगा, जानवी या जाड़ गंगा। तो ये सारी नदियां गंगोत्री के समीप भागीरथी में मिलती हैं। भिलंगना नदी कहाँ से निकलती है? तो भिलंगना नदी निकलती है खतलिंग ग्लेशियर, और ये है कहाँ? टिहरी में। जो खतलिंग ग्लेशियर है वहां से भिलंगना नदी निकलती है। भिलंगना की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो ये है मेदे गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा व बाल गंगा या बाल किला। तो ये सारी जो है ये भिलंगना की सहायक नदियां हैं। चमोली में अलकनंदा किस स्थान से निकलती है? तो चमोली में अलकनंदा निकलती है सतोपंथ शिखर के अलकापुरी बाग या हिमनद व संतोपथ ताल से, यहाँ से अलकनंदा निकलती है। ठीक है, पंच प्रयागों में ऊपर से नीचे क्रम में प्रथम प्रयाग विष्णु प्रयाग है, जहां अलकनंदा में मिली है। तो यहाँ याद रखिएगा जो पंच प्रयाग है, ठीक, आगे हम आगे देखेंगे सारे, उसमें प्रथम प्रयाग किसको बोलते हैं? विष्णु प्रयाग को बोलते हैं। और यहाँ अलकनंदा किससे मिलती है? धौली गंगा से। ठीक है, पश्चिमी धौली गंगा। तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा का मिलन होता है। उसके बाद की बात की जाए तो विष्णु प्रयाग तक किस नदी को विष्णु गंगा नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अलकनंदा को। ठीक है,
गणेश गंगा, ऋषि गंगा, कियोगाड़, कीर्ति आदि किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये धौली गंगा की सहायक नदियां हैं। पंच प्रयागों में ऊपर से नीचे के क्रम में, हम ऊपर से नीचे के क्रम में देख लें। तो पहले हमने विष्णु प्रयाग देख लिया, अब दूसरा है नंद प्रयाग। ठीक है, तो नंद प्रयाग में अलकनंदा किससे मिलती है? नंद प्रयाग में मिलती है नंदाकिनी नदी से। ये आसान है, याद रखिएगा। अलकनंदा यहाँ से मिलती है नंदाकिनी नदी से, और विष्णु प्रयाग में मिली थी धौली गंगा से। फिर तीसरे की बात की जाए तो नंद प्रयाग जिला ये चमोली जिले में है। ठीक है, तृतीय प्रयाग है कर्णप्रयाग। अब कर्णप्रयाग में अलकनंदा किससे मिलती है? अलकनंदा मिलती है पिंडर नदी से कर्णप्रयाग में। रुद्रप्रयाग की बात की जाए तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मिलती है मंदाकिनी नदी से, और नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी से, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी से। फिर देवप्रयाग टिहरी जिले में, ठीक है, जहां अलकनंदा किससे मिलती है? ये भागीरथी से। अब यहाँ अलकनंदा को बहू कहा जाता है और भागीरथी को क्या कहते हैं? सास। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। तो अंतिम देवप्रयाग है टिहरी, जहां अलकनंदा यानी बहू मिलती है, भागीरथी सास में। रमाई घाटी उत्तरकाशी वरदान है। रमाई घाटी कहाँ है? उत्तरकाशी जिले में है। ये कमल नदी, ठीक है, कमल नदी का इसको रमाई घाटी को वरदान बोलते हैं। देवप्रयाग के बाद पौड़ी के व्यास घाट के पास गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो ये नयार नदी है। देवप्रयाग के बाद पौड़ी के व्यास घाट के पास गंगा में मिलती है कौन सी नदी? नयार नदी मिलती है। आगे देखा जाए तो फूलों की घाटी में बहने वाली म्युंडार, ठीक है, फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है? म्युंडार, जिसको पुष्पावती भी बोलते हैं। तो फूलों की घाटी में बहने वाली म्युंडार नदी निकली है पुष्पतोया ताल से। कहां से निकली है? पुष्पतोया ताल से। एक याद रखिएगा कि फूलों की घाटी में बहती कौन सी है? तो ये मुंड्यार या पुष्पावती नदी। फिर पश्चिमी रामगंगा, पौड़ी, चमोली तथा अल्मोड़ा में फैले दूधातोली श्रृंखला के पूर्वी ढाल से निकलकर 155 किलोमीटर बहने के बाद राज्य से बाहर हो जाती हैं। इनकी सहायक नदियां कौन सी है? तो ये पश्चिमी रामगंगा की बात हो रही है। ये 3 जिलों में, कहा? पौड़ी, चमोली तथा अल्मोड़ा में। ठीक है, यहाँ दूधातोली श्रृंखला 3 जिलों में फैली है, पौड़ी, चमोली तथा अल्मोड़ा में, और यहाँ से ये पूर्वी ढाल से निकलती है पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, तो ये कहा इसकी सहायक नदियां कौन सी है? बिरमा, गागस, बीनो आदि, ये इसकी सहायक नदियां हैं। अल्मोड़ा जीवनदायिनी कोसी नदी कहां से निकली है? तो ये निकली है कौसानी, बागेश्वर के पास पहाड़ियों पर स्थित धार पानी धार से ये नदी निकली है। ठीक है, फिर दाबका, बाकरा, गौला, देहोआ आदि नदियां नैनीताल से निकलती हैं और बहते हुए ऊधम सिंह नगर जिले में विभिन्न स्थानों से, राज्यों से बाहर हो जाती हैं। फिर नैनीताल के चोर गलिया के पास, ठीक है, नैनीताल के चोर गलिया के पास वह कौन सी नदी निकलती है जो नैनीताल और ऊधम सिंह नगर के बॉर्डर पर स्थित नानक सागर में मिली है? तो पहले ये याद रखिएगा, जो नानक सागर पे कहाँ है? ये नैनीताल और ऊधम सिंह नगर के बॉर्डर पर है, और यहाँ नदी, तो ये नदी मिली है नंदौर नदी। ठीक है, वह कौन सी नदी निकलती है चोर गलिया के पास से? तो ये है नंदौर नदी। अब काली यानी शारदा राज्य की सबसे पूर्वी नदी है, जो कि उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर बनाती है, का उद्गम स्थल कहाँ है? तो काली नदी जो राज्य की सबसे लंबी नदी भी है, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। इसका उद्गम स्थल है पिथौरागढ़ के उत्तर में लिपुलेख के पास स्थित जास्कर श्रेणी के पूर्वी ढाल का काला पानी नामक स्थान। तो यहाँ से ये काली नदी निकलती है। फिर अब आगे है कि काली नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो ये देख लेते हैं। काली की सहायक है कुठी यांगटी, पूर्वी धौली गंगा, गोरी गंगा, सरयू, लोहावती व लदिया, ये सारी काली की सहायक नदी हैं। अब आगे है संगचुगना, निरकुट, थुमका आदि किसकी सहायक नदियां हैं? ये कुंटी यांगटी की हैं, और कुठी यांगटी किसकी है? ये काली की सहायक नदी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं गोरी नदी निकली है। तो गोरी नदी कहां से निकली है? ये मिलाम हिमनद से गोरी नदी निकली है। फिर आगे देख लेते हैं कि गोमती, पनार, पूर्वी रामगंगा आदि नदियां सहायक हैं किसकी? तो ये सरयू की सहायक हैं। कौन सी? गोमती, पनार, पूर्वी रामगंगा, ये सब सरयू की सहायक जो नदियां हैं। रामेश्वरम तीर्थ के पास सरयू में कौन सी नदी मिली है? तो ये मिली है पूर्वी रामगंगा। पूर्वी रामगंगा का उद्गम स्थल क्या है? तो ये है नामिक हिमनद। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं कि काली नदी की अंतिम वह सहायक नदी जो राज्य में प्रवाहित होती है। तो अंतिम सहायक नदी है लदिया नदी। फिर आगे देख लेते हैं कि नदी संगम के पास स्थित नगर या मंदिर। तो अलकनंदा व सरस्वती नदी संगम पर स्थित क्या है? तो यह है केशव प्रयाग। तो अलकनंदा व सरस्वती नदी के संगम पर है केशव प्रयाग, चमोली के माणा गांव के पास। और अलकनंदा व ऋषि गंगा द्वितीय संगम पर क्या स्थित है? ये स्थित है बद्रीनाथ जो कि चमोली जिला में। फिर अगर आगे देखें तो आगे है अलकनंदा और हेमगंगा का संगम कहाँ होता है? गोविंद घाट, चमोली में। अलकनंदा यानी विष्णु गंगा व पश्चिमी धौली गंगा का संगम कहाँ होता है? विष्णु प्रयाग कहाँ है? चमोली में। अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा का संगम कहाँ होता है? गोविंद घाट, चमोली में। अलकनंदा हेमगंगा का भी संगम गोविंद घाट में हुआ था। अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा, इसका भी संगम गोविंद घाट में। फिर अलकनंदा व नंदागिनी संगम पर क्या स्थित है? नंद प्रयाग, ये चमोली जिले में। अलकनंदा व पिंडर यानी कर्ण गंगा पर, ये कर्ण प्रयाग, चमोली में। अलकनंदा व मंदाकिनी संगम पर स्थित है रुद्रप्रयाग। ठीक है,
फिर अलकनंदा व खांडव गंगा नदी संगम पर क्या स्थित है शिवप्रयाग, जो कि कहाँ है, पौड़ी जिले में। अलकनंदा बहू और भागीरथी सास, इसके संगम पर क्या स्थित है, देवप्रयाग, कहाँ है, टिहरी जिले में। और अगर अलकनंदा व कल्पगंगा के संगम पर बात की जाए तो ये स्थित है हेलंग या तिरपड़ी चमोली में। अलकनंदा व गरुड़ गंगा, ठीक है, ये कहाँ है, पैनखंडा चमोली। अलकनंदा व ढूंढी नदी के संगम पर क्या स्थित है, ढूंढी प्रयाग, कहाँ है, ये टिहरी में। भागीरथी व आकाश गंगा संगम पर स्थित है गोमुख, उत्तरकाशी। भागीरथी व केदार गंगा संगम पर स्थित है गंगोत्री, उत्तरकाशी। अब इतनी सारी नदियां हम नहीं देख सकते हैं, कुछ काम वाली देख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे है कि भागीरथी और खीरगंगा नदी संगम पर क्या होता है, धराली के निकट, उत्तरकाशी। भागीरथी और हत्याहारणी नदी संगम पर क्या है, यह है मुखवा के निकट, उत्तरकाशी जिले में है, ठीक है। भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर क्या है, गणेश प्रयाग, ये पुरानी टिहरी, ठीक है। फिर गंगा व नयार यानी नवालका नदी, इसको भी बोलते हैं, ये कहाँ है, ये इंद्रप्रयाग, व्यास घाट, पौड़ी, ठीक है, ये स्थित है। फिर पश्चिमी धौली गंगा व गणेश गंगा का संगम कहाँ होता है, ये गमसाली, नीति, चमोली में। और गंगा व चंद्रभागा नदी संगम पर क्या स्थित है, ऋषिकेश स्थित है, देहरादून जिला, ठीक है। गंगा व चंद्रभागा नदी संगम पर स्थित है ऋषिकेश। फिर आगे देख लेते हैं, आगे है पश्चिमी धौली गंगा व ऋषि गंगा प्रथम या स्वर्ण गंगा जिसको बोलते हैं, कि संगम पर क्या स्थित है, यह है ऋषि प्रयाग, रेनी, चमोली में। मंदाकिनी व सरस्वती तथा अदृश्य मधुगंगा, क्षीर गंगा, स्वर्ण गौरी नदी संगम पर क्या स्थित है, केदारनाथ और रुद्रप्रयाग, ठीक है। फिर मंदाकिनी व सोन गंगा संगम पर क्या स्थित है, सोनप्रयाग, ये रुद्रप्रयाग जिला आगे दिया हुआ है। फिर मंदाकिनी व काली गंगा के संगम पर क्या स्थित है, ये है कोटी प्रयाग, ये रुद्रप्रयाग में। अब इसकी पीडीएफ में जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप वहां से इसे 1-2 बार देखेंगे ताकि चीजें तैयार हो जाएंगी। फिर सरयू एवं खीर गंगा संगम पर क्या है, तो सरयू एवं खीर गंगा संगम पर स्थित है कपकोट, बागेश्वर। काली व कटिपानी गाढ़ नदी संगम पर क्या स्थित है, तालेश्वर या पिथौरागढ़। फिर काली व सरयू नदी संगम पर क्या स्थित है, ये स्थित है पंचेश्वर। फिर गढ़मुक्तेश्वर, आपने बहुत नाम सुना हो, चंपावत जिले में है, तो ये काली व लोहावती नदी के संगम पर स्थित है। अगर कौसानी की बात की जाए तो कोसी व गरुड़ गंगा नदी के संगम पर स्थित है कौसानी। फिर यमुना व हिरण्यब्याहु के संगम पर स्थित है खरसाली, ये भी उत्तरकाशी जिले में है। फिर है यमुना व रिखवाड़ नदी के संगम पर क्या स्थित है, लाखा मंडल, जो कि कहाँ है, देहरादून। आगे देख लेते हैं कि यमुना व टोंस नदी संगम पर क्या स्थित है, डाक पत्थर, देहरादून। फिर जटा गंगा व दूध गंगा का संगम कहाँ होता है, ये होता है जागेश्वर के निकट, कहाँ, अल्मोड़ा में। पश्चिमी गंगा व गगास नदी के संगम पर क्या है, ये भिकिया सैट, जो कि अल्मोड़ा जिला में है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं कि नदियों के तटवर्ती कुछ प्रमुख नगर, तो कुछ इंपॉर्टेंट नगर देख लेते हैं, सारे याद करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये हो गया माना, बद्रीनाथ, ठीक है, मैथाना, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, देवप्रयाग, गोपेश्वर चमोली में, और ये जोशीमठ, तो ये सब कहाँ है, ये है अलकनंदा के तट पर। अब भागीरथी के तट की बात की जाए तो ये हुआ हरसिल हो गया, गंगोत्री हो गया, भैरव घाटी, लंका, उत्तरकाशी, देवप्रयाग, ये सब कहाँ है, भागीरथी के तट पर। फिर देवप्रयाग, हरिद्वार, कनखल, ये सब गंगा के तट पर हैं। ऋषिकेश, मुनि की रेती, ये सब गंगा के तट पर हैं। यमुनोत्री, जानकी चट्टी, फूल चट्टी, हनुमान चट्टी, कालसी, ठीक है, और नौगांव, ये सब यमुना के तट पर स्थित हैं। फिर अगर मंदाकिनी नदी की बात की जाए, मंदाकिनी के तट पर तो केदारनाथ है, लिंचोली है, रामबाड़ा है, गौरीकुंड है, सोनप्रयाग है, ठीक है, सीतापुर भी मंदाकिनी तट के किनारे है, ऊखीमठ, गुप्तकाशी, रुद्रप्रयाग, ये सब मंदाकिनी तट के किनारे हैं। फिर गंगी गवाड़ा, नई टिहरी, ये किसके किनारे है, भिलांगना नदी के तट पर है। तो फिलहाल इतना ही है, बाकी आगे देख लेंगे अगर कुछ होगा क्वेश्चन के हिसाब से। तो फिलहाल तो इतना ही था जो इंपॉर्टेंट नगर हैं। फिर आगे देख लेते हैं कि रानीबाग, काठगोदाम, हल्द्वानी, लाल कुआं, किच्छा आदि हैं, ये गोला के तट पर है, ठीक है। रानीबाग, काठगोदाम, हल्द्वानी, लाल कुआं, किच्छा। चंपावत नगर स्थित है गंडकी नदी के तट पर, चंपावत नगर स्थित है। उत्तरकाशी नगर स्थित है भागीरथी तट तथा वरुणा व असी नदियों के मध्य उत्तरकाशी नगर स्थित है। फिर आगे देख लेते हैं, आगे है कि उत्तराखंड की अधिकांश झीलें कैसी हैं, तो ये हिमानी प्रकार की झीलें हैं उत्तराखंड की अधिकांश झीलें। कुमाऊं क्षेत्र की प्रमुख झीलें, अगर कुमाऊं मंडल की बात की जाए तो प्रमुख झीलें या ताल क्या हैं, एक है नैनीताल, फिर भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, खुरपा ताल, गिरिताल और झिलमिल ताल, ये सारी जो हैं ये कुमाऊं क्षेत्र की प्रमुख झीलें हैं। कुमाऊं क्षेत्र की अधिकांश झीलें कैसी हैं, अधिकांश झीलें हैं ये नैनीताल में है, कुमाऊं क्षेत्र की अधिकांश झीलें। और नैनीताल झील की खोज किसने की थी, तो ये सीपी बैरन ने की थी, और ये 1841 यानी 1841 में सीपी बैरन के द्वारा नैनीताल झील की खोज हुई। नैनी झील घिरी है 7 पहाड़ियों से, ठीक है, तो नैनी झील घिरी है 7 पहाड़ियों से, जिनमें सबसे ऊंची पहाड़ी है नैना या चाइना पीक, ठीक। फिर आगे देख लेते हैं कि स्कंद पुराण में त्रिअर्श यानी अत्रि, पुलस्त्य व पुलह सरोवर कहा गया है नैनी झील या नैनीताल के लिए, इसे
त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? तो ये है भीमताल और ये त्रिभुजाकार है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल कौन सा है? गहरा ताल है नौकुचिया ताल, नौभुजाकार नैनीताल में। पुष्कर तीर्थ व हर की पौड़ी के तरह महत्व वाला ताल कौन सा है? तो ये है नौकुचिया ताल, ठीक है। ये सनत कुमार सरोवर भी इसको बोलते हैं। आगे है कि कुमाऊं क्षेत्र की पहली कृत्रिम झील कौन सी है? तो यह है बैजनाथ झील, बागेश्वर में। झल यानी सूप नामक ताल कहाँ स्थित है? ये चमोली में स्थित है। गोल आकृति व नीले जल वाला झिलमिट नामक ताल कहाँ स्थित है? ये चंपावत में है। किस ताल के किनारे विवेकानंद आश्रम है और झूला मेला लगता है? तो यह है श्यामला ताल, कहाँ? चंपावत में। किस ताल से जल निकासी हेतु 5 सुरंगें बनी है? तो यह है तड़ाग ताल और ये कहाँ है? अल्मोड़ा में। लोकेशन भी देखे रहिएगा। फिर आगे है कि द्रोणाचार्य से संबंधित द्रोण ताल कहाँ स्थित है? ये काशीपुर में, ऊधम सिंह नगर के पास। नल दमयंती, ठीक है, नल दमयंती, गरुण तथा राम सीता आदि ताल किस प्रमुख ताल के अंग हैं? तो ये है 7 ताल और ये कहाँ है? नैनीताल में। नल दमयंती ताल का आकार कैसा है? तो ये पंचभुजाकार है। अब आगे हमने अभी कुमाऊं क्षेत्र की देखी थी। अब गढ़वाल क्षेत्र की जो प्रमुख झीलें हैं वो हैं सहस्त्र ताल, यम ताल, डोडी ताल, फाचकंडी बायां तल, नचिकेता ताल, विष्णु ताल, सतोपंत ताल, हेमकुंड, दुग्ध ताल। ये सारी जो हैं ये गढ़वाल क्षेत्र की प्रमुख झीलें हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आगे जल्दी है, मैं अगले दिन ही नया वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो